हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर है वो 2024 का जारी किया जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा जो मैथ का मॉडल पेपर है 2024 का, उसमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका दोस्तों जो स्तर है वो किस टाइप का है, उसी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसके बनाने का जो तरीका है उसे जान लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके फाइनल एग्जाम में सहायक होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या दोस्तों मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दोस्तों ये जो सारे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है दूसरे स्तर से, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पहले ही करके रख चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो तैयारी होती है वो काफी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग मॉडल पेपर में दिए गए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो। और ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूं तरीका आपको, ये केवल मैथ के लिए नहीं बता रहा बल्कि आपके कुल जितने सारे विषय हैं, यानी जितने सारे विषयों का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, आप उन सभी मॉडल पेपर का दोस्तों जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और जो भी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताया जा रहा है, देख सकते हैं 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सिंपली रूप से क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल भी हमें देर नहीं करना है। मान के चलते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो दोस्तों हमें केवल मतलब है किससे, तो 3 के घात से। अगर आप 2052 का गुणनखंड करोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपका 3 ही मिलेगा, हो सकता है दोस्तों 2 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए। क्या, तो हमें यहाँ पर मतलब है किससे, तो हमें मतलब है 3 से। तो क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग सिंपली रूप से यहाँ पर केवल 3 का ही दोस्तों लेकर चलेंगे। किसके लिए, तो इसके गुणनखंड करने के लिए। तो करके देखते हैं, तो हो जाएगा 2052, यहाँ से लेकर चलेंगे 3 से भाई, तो हो जाएगा कितना, 3 5 15 3 6 18, इधर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 3 से 3 8 24, इधर जाएगा 3 चौके 12, हो जाएगा 684। फिर लेकर जाएंगे 3 से ही, ठीक, 3 दूनी के 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, इधर जाएगा 2, 3 7 21, 3 8 24, 228। फिर 3 से लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3 7 21, इधर जाएगा 3 5 15 3 6 18। फिर लेकर जाएंगे 3 से तो 3 दूनी के 6, एक जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं अब ये बिल्कुल भी क्या होगा दोस्तों, नहीं जा सकता है, यानी जोड़ो 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12 1 13, यानी जो 13 है बिल्कुल भी 3 से विभाज्य नहीं है, यानी अब आगे जो कटेगा वो बिल्कुल भी क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। अब आगे जो कटेगा वो 2 से कटेगा, लेकिन हमें मतलब है केवल 3 से ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ये 3 को लेकर चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में जो 3 की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी। तो आपका इसका जो सही जो आंसर होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग क्या करना कि ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेना। समझ में बात आ रही है कैसे कैसे यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन करना है आप लोग को, ठीक ना। समझिए कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग का वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। ठीक, अब चलते हैं 2 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो दशमलव प्रसार शांत होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। यानी जो भी परिमेय संख्या आपके सामने दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो गया ना, तो दोस्तों बिना भाग प्रक्रिया किए हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो वास्तव में शांत होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग देखना यहाँ पर ध्यान से। देखिए
मान के चलते हैं कि आपके सामने कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है P अपॉन Q, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात इस रूप में दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, जहां पर जो Q का मान होता है वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर कोई भी परिमेय संख्या को अगर दोस्तों आपको ये जांचना है कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसके हर पर विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो परिमेय संख्या है वो है P बटा Q के रूप में, और इसका जो हर होगा वो कौन होगा, तो दोस्तों इसका जो हर होगा वो होगा Q। क्या होगा भाई, Q, क्योंकि अंश में होगा P और हर में होगा Q। तो दोस्तों इसके हर पर विचार करते हैं। विचार करने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब जैसे कि मान के चलते आपके सामने दिया हो 3/3125, तो ये है P, ये है Q, तो हमें इसी Q पर विचार करना है, यानी कि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। जब दोस्तों आप दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के फलस्वरूप इनका जो गुणनखंड है यह दोस्तों आपको प्राप्त होता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। ठीक, या दोस्तों प्राप्त होता है 2 के पावर m के रूप में, यानी केवल आपका क्या रहेगा, जो 2 रहेगा वही घात मतलब 2 के घात के रूप में रहेगा। इसका जो हर है या तो दोस्तों केवल 2 के घात के रूप में रहे, या फिर इसका जो हर है यह दोस्तों 5 के केवल घात के रूप में रहे, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में रहे, तभी हम बोलेंगे कि हमारे पास जो ये दिया हुआ परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि अगर आपने इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किया और अभाज्य गुणनखंड करने के फलस्वरूप इनका जो अभाज्य गुणनखंड है वो बिल्कुल भी दोस्तों ना ही इस रूप में आया और ना ही इस रूप में आया और ना ही इस रूप में आया, तो उस स्थिति में बोलेंगे कि जो आपने ये परिमेय संख्या लिया है इसका जो दशमलव प्रसार है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। तो देखो, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी शांत प्रसार वाला नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ए, तो इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों जो हर है ना, तो 2 के पावर 0 और गुना 5 के पावर 2, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कहीं ना कहीं दोस्तों शांत होगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इस रूप में है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, तो कहीं ना कहीं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के पावर m है लेकिन 5 नहीं है, क्या आ गया है, 7 आ गया है, 7 के पावर n। मैंने बताया उसके हर का जो मान होना चाहिए या तो 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या तो 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों के घात के रूप में होना चाहिए गुणनफल के रूप में। तो अभी क्या होगा, तो अभी दोस्तों यह शांत दशमलव प्रसार वाला आपका जो परिमेय संख्या है वो कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 के पावर m के रूप में तो है लेकिन 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आप लोग को पहचान करना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है बहुपदों इतना के संयोजकों का योग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बहुपद बनाते हैं, देखते हैं कि ये जो बहुपद है वो कितने घात वाला है, तब ना पता चलेगा कि हम लोग संयोजकों का जो योग है वो कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि द्विघाती के संयोजकों का जो योग होता है वो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और जो त्रिघाती के संयोजकों का जो योग होता है वो निकालते हैं कुछ और तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3। तो गुना करते हैं x को 2x से, कितना आएगा 2x स्क्वायर, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5x माइनस 3। तो ये जो आपका बहुपद वो कैसा है, तो ये जो बहुपद है आपका वो द्विघात है। तो अगर हम बात करें संयोजकों का योग का, तो दोस्तों अगर आप जानते होंगे कि द्विघात जो बहुपद है उनमें अगर संयोजक आपके अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं, देखिए जो बहुपद अपने जितने घात वाला होता है उनके संयोजक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। तो जो बहुपद है आपका ये द्विघात है, अर्थात ये 2 घात वाला है, तो कहीं ना कहीं इनके जो संयोजक प्राप्त होंगे वो भी दोस्तों 2 ही प्राप्त होंगे। तो मान के चलते हैं कि जो पहला संयोजक है वो है अल्फा और जो दूसरा संयोजक है वो है बीटा। तो यहाँ पर पूछा है योग, तो अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा, यानी संयोजकों का जो योग होगा, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का है, संयोजकों का जो योग होता है वो क्या होता है, वो होता है -b/a।
तो आप लोग देख लो इसमें बी कौन है। तो दोस्तों बी कौन है, -5 है ना। तो एगो पहले से माइनस है, एगो पहले से माइनस है, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है -5, तो ले लेंगे -5 अपॉन ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, तो देख सकते हैं आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5/2। तो 5/2 कहाँ पर है, तो 5/2 यहाँ पर है। तो हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर में बताया जा रहा है यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहां पर दिया हुआ है एक मूल -3, मूल कहने का मतलब कि जो चर राशि है ना, तो चर राशि का मान यहां पर दिया हुआ है। मूल का मतलब क्या हुआ, मूल का मतलब ये हुआ कि जो मूल का मान यहां पर निकला हुआ है, अगर आप उसे समीकरण के चर राशि के स्थान पर अगर आप स्थापित करते हैं तो वो क्या करता है कि समीकरण के दोनों पक्षों को आपस में बराबर कर देता है। ठीक है, तो यहां पर खुद बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर -3 रखेंगे। तो दोस्तों रख सकते हैं, देखिए 2x के स्थान पर रखेंगे -3 तो हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या चाहिए प्लस p को छोड़ देंगे सही, x है तो x के स्थान पर होगा -3, तो यहाँ पर लेंगे -3, फिर यहाँ पर है -3 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। बस आगे देखिए यहाँ पर -3 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 3 के 9 और 9 दूनी के 18। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोष्टे में। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस होगा कोष्टे में, तो 3 का हो जाएगा 9 और 9 दूनी का हो जाएगा 18। यहाँ पर देखना ये प्लस है, कोष्ट में माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस, तो लिखेंगे 3p। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर में 0, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो है ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पर घटेगा, तो 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा ओनली फॉर 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा -3p, इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 18 में से 3 जाएगा तो 15, अब 15 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक ना, समझ रहे बात को। तो दोस्तों देखिए ये माइनस और ये माइनस खत्म, 3 × 5 = 15, यानी कि जो p का मान है वो कितना निकल कर आएगा 5। देखिए ऑप्शन है कहीं पर, तो है कौन, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से क्या करना है भाई, सोल्व करना है, बनाते जाना है। जैसा मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ ऐसे क्या करना है कि आप लोग पीछे कॉपी पर दोस्तों रफ के रूप में कैलकुलेशन कर लेना, जिससे कि दोस्तों पता चल जाए कि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जो राइट ऑप्शन है वो वास्तव में कौन सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसमें बताया जा रहा है 5 नंबर में, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान है। पूछ रहा है अल्फा × बीटा का मान। तो दोस्तों देखिए आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, तो -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। किसके लिए, तो जो समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 के लिए। अगर हम इसको बहुपद मान के चलें तो हो जाएगा px = ax² + bx + c। ठीक है, इस रूप में दोस्तों होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा चेंजिंग है, यानी प्लस के स्थान पर यहाँ पर क्या है माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं अल्फा × बीटा का मान कितना निकल कर आएगा भाई, तो देखिए अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो हम लोग क्या करेंगे, c के स्थान पर क्या लिखेंगे, c के स्थान पर c को ही लिखेंगे। ठीक है, तो c के स्थान पर देखिए कौन है, तो c के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर ओनली फॉर c है तो लिखेंगे c। फिर देखो यहाँ पर तो माइनस दिया है, यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन हमको मतलब किससे है, तो a से। a कितना है, तो a, तो हो जाएगा c/a, मतलब c/a होगा बस। तो यहाँ पर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और हमें क्या करना है कि पता करना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि समानांतर श्रेणी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस किसी भी ऑप्शन का हर एक पद के लिए जो सार्वंतर है अगर वो समान प्राप्त होगा तो हम लोग समझेंगे कि वह समानांतर श्रेणी में है। अगर जो सर्वांतर है वो हर एक पद के लिए बिल्कुल भी समान प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे कि वो बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी नहीं है। तो बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है उसका। तो देखिएगा
यहाँ पर जो सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद कौन है 5, तो 5 में से 2 को घटाएंगे, तो 5 में से 2 को घटाएंगे क्या मिलेगा 3 है ना। मान लो D1 निकाल लिए हैं, D2 देखो, तो D2 कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो जो ये 7 है तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, यानी जो सर्वांतर वो समान है नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल टू है D2 के, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी क्या है समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में, यहाँ पर है 2 का होल स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी की कितना होता है 4 कर लेना है। उसके बाद देखिए तितरी के 9, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो तितरी के 9 और फिर 2 दूनी के 4 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5। फिर वही काम इसके साथ करेंगे, 7 का स्क्वायर है 7 7 है 49 माइनस है क्या चाहिए तितरी के 9, 49 में से 9 को घटाओ कितना बचेगा 40। बताओ तो क्या ये जो यहाँ पर सर्वांतर मिला है 5 क्या इसके बराबर है, यानी अलग अलग है ना, भिन्नता ना पा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। सर्वांतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसमें बात करते हैं तो इसमें तो सही चेंज होगा, ये हो जाएगा दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर में से x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी D1 प्राप्त होगा, D1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम D2 प्राप्त करें तो देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या है दोनों सेम नहीं है ना, तो समझेंगे कि ये भी क्या होगा बिल्कुल भी इस श्रेणी में नहीं होगा, यानी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। जो D नंबर है इसमें देख सकते हैं 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी 2 बराबर 2, यानी कि जो सर्वांतर है वो सेम है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे पहचान करेंगे भाई, ठीक है। अब चलते हैं जो अगला है उस पर 7 नंबर में। 7 नंबर में बताया जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको बताना है कि किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं फट सिका जल्दी से कि ये भाई किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर बोला जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर क्या चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर भेजोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसके स्थान पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा इतना जो यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, दिया है कितना, तो ये प्लस वाला है ना उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम लोग इन दोनों के स्थान पर दोस्तों लिखेंगे, इसके स्थान पर कौन आएगा, तो इसके स्थान पर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पर कौन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो रख के चेक करते हैं क्या बताए थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, आप बराबर में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों बराबर में कितना होगा हमको पता नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देगा सही। बराबर में दोस्तों 1 ही होगा, जानते हैं क्यों 1 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने 8 चैप्टर में 10 क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो भैया जब यहाँ पर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 ही ना आएगा, तो कहीं पर दोस्तों 1 है, तो देखिए है यहाँ पर 1, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी इसी के क्या होगा दोस्तों यह बराबर होगा। किस आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा को चेंज कर दीजिए, हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा खत्म तो एक ही ना आएगा। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि आप कैसे जानते हैं कि हाथनक बराबर 1 ही आएगा, तो दोस्तों मैंने आप लोग को इसीलिए बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी अगर आप स्क्वायर करते हो तो एक का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होता है, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा है तो हमने यहाँ पर साइन थीटा लिख लिया, कॉसेक थीटा को चेंज करोगे तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा खत्म तो बचेगा 1,
इतना समझदार है, समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर में बताया जा रहा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविध कर। विविध कर पूछा है भाई, तो विविध कर क्या होता है बताओ तो जल्दी। विविध कर दोस्तों होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है विविध कर। ठीक, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो जो मान है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए यही ना है आपका, यही क्या है, यही आपका द्विघात समीकरण है। तो इसमें b कौन आएगा, तो b आएगा -4, तो ले लेंगे -4 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कौन आएगा भाई, तो a 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 ले लेना आप लोग। c कौन आएगा भाई, तो 2 आएगा, तो यहाँ पर आप लोग 2 ले लेना। ठीक, फिर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। ठीक है, फिर माइनस 4 5 20 और 20 दूनी के 40। ठीक, 5 दूनी 10 2 40 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, तो देखिए -24 24 और 30 और 10 40, -24 कहीं पर है तो है यही वाला है। ठीक है, तो इसका तो कोई मूल नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो -24 दोस्तों लिख लेंगे, यही आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक, 9 नंबर में देखो भाई जल्दी से, 9 नंबर में क्या बताया जा रहा है। 9 नंबर में है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति हमको जांच करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों विविध कर निकालेंगे, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही चीज बा b कौन होगा, तो -4, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर और -4। a कितना है भाई, तो a है 2, c कितना है, तो 3। ठीक, और बराबर में हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, फिर 4 दूनी के 8 और 3 के 24। दोस्तों यही वाला नहीं ना है, हाँ ये अलग अलग है, यानी कि b के स्थान पर हमने रखा -4 को 4 चौके 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4ac, तो 4a का मान है दोस्तों 2 और c का मान है 3, तो 2 3 6 6 चौके 24। तो दोस्तों घटाएंगे इसको, कितना होगा घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 16 4 20 4 24 8 होगा। ठीक है, तो 8 कैसा होगा, माइनस के रूप में, यानी कि दोस्तों जब ये माइनस प्राप्त हुआ है तो ये जानते कैसा प्राप्त होगा, यह दोस्तों वास्तविक नहीं प्राप्त होगा, वास्तविक नहीं है क्योंकि ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है ना, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक एवं असमान होगा, और 0 के बराबर रहेगा d तो वास्तविक और समान होगा, और जब 0 से छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी को क्या करना, आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही पहचान हम लोग करेंगे। बात करते हैं जो 10 नंबर है उस पर। 10 नंबर बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो भैया पूछा है मूल ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से दोस्तों इसका गुणनफल कर सकते हैं आराम से। तो देखो आपके सामने जो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, वो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, जो कि एक प्रकार का द्विघाती समीकरण है। इसको तोड़ देंगे, एक्सपेंड कर देंगे भाई, क्या होगा, तो x स्क्वायर, यहाँ पर गुणांक का चीज है, यहाँ पर गुणांक 1 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे, ओनली पर कितना आएगा भाई 2। 2 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर इसका चिन्ह कितना है, प्लस है, तो जोड़ने पर कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 2 एकम 2, तो 2 और 1 को इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे ताकि जोड़ने पर -3 आ जाए। तो ऐसा लिख सकते हैं -2x -x माइनस माइनस प्लस 2x और x कितना हो जाएगा -3x, आप प्लस कितना हो जाएगा 2, आप बराबर कितना हो जाएगा 0। हड़ाक सी क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x -2, माइनस है तो माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज होगा, बाहर का चिन्ह माइनस तो अंदर का चिन्ह चेंज, तो यहाँ पर होगा x -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, x -1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा x -2 बराबर में 0, यानी कहने का मतलब कि एगो x का मान मिलेगा, यानी x -1 बराबर 0 आप लिखोगे ना इसे, x -1 बराबर 0, तो -1 उधर जाएगा तो x बराबर 1 निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से x -2 बराबर 0 लिखेगा और 2 उधर जाएगा तो x बराबर 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों कैसा यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, देखिए तो जरा, यहाँ पर कौन है भाई, तो देख सकते हैं ये है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो देखिए तो ए कहीं पर इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 कहीं पर मैच कर रहा है, तो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा सही आंसर होगा। इसी को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं भैया आगे, देखिए इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप इसका गुणनफल करना √3 को √5 से, अरे गुणनफल क्या करना है भाई, छोड़ो ना, √3 का है
अपरिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी कैसा होगा तो अपरिमेय संख्या। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि यह परिमेय संख्या नहीं है। √7 का चीज है तो दोस्तों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। √9 का चीज है परिमेय संख्या, क्योंकि √9 का वर्गमूल पूर्ण निकलेगा 3 के रूप में। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणा कीजिएगा तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी बिल्कुल भी क्या है दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर का चीज दिया हुआ है √8 जो कि है का चीज अपरिमेय संख्या। कैसे भैया तो देखिए √8 4 दूनी के 8, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 2 √2 जो कि अपरिमेय संख्या है। √2 भी क्या चीज है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों एक बार करके देख लो 2 √2 आ गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर √2। तो दोस्तों गुणा करेंगे तो जानते क्या होगा, देखिए √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ओनली फॉर आ जाएगा 2 और फिर पहले से है गुणा में 2 तो 2 दूनी के 4, यानी कि हई आपका हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, ये आपका परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब कि ई नहीं होगा, ये बिल्कुल भी क्या होगा दोस्तों ये नहीं होगा। 3 दूनी के 6 तो हेकरा में वो 3 मिलेगा, हेकरा में वो 3, तो ये तो दोनों बाहर निकल जाएंगे मिलके एक ग्रुप में बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 फंस जाएगा तो हई हो जाएगा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका राइट आंसर होगा। अच्छे से पहले कैलकुलेशन करके देख लेना तबे है ना, हवाला कर नहीं। 12 नंबर में दिया जा रहा है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। भैया मोरे 154 का जल्दी आप क्या करना है तोड़ो ना यहाँ से 154, तो क्या कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड बोला है, अभाज्य गुणनखंड 2 से लेकर जाइए तो 2 7 14, फिर 2 7 14, फिर 11 7 77, 2 11 7 देखो कहीं पर है तो 2 11 7, अरे वह 2 7 11, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बाकी और कौन होना है। ठीक, आगे देख सकते हैं कौन है 13 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। यानी कि दोस्तों जिस समीकरण का उसके चर राशि के अधिकतम जो घात होगा अगर वो 1 होगा तो उसी समीकरण को बोलेंगे एक घातीय समीकरण, यानी उसे हम लोग रैखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। जिस समीकरण के चर राशि का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो वही समीकरण आपके कहलाते हैं रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या चीज है ऑप्शन नंबर ए है भाई। देखिए मेरे पास दोस्तों बिल्कुल भी डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर जूम करके दिखा सकूं। जितना दोस्तों मुझसे हो पाया मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे प्रस्तुत करके मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना समझना। ठीक, देखिए यहाँ पर x का चाहिए प्लस के रूप में, यहाँ पर भी x है प्लस के रूप में, x दोनों का होगा खत्म हो जाएगा। समझ रहे इतना तो आपको पता होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल भी समीकरण ना है, ये बिल्कुल भी समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखो है दोस्तों x + 1 के होल स्क्वायर के रूप में और यहाँ पर है x² + 4x + 2 के रूप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप x + 1 का होल स्क्वायर को अगर आप तोड़ोगे, x + 1 के होल स्क्वायर को अगर आप दोस्तों तोड़ोगे तो आएगा इस रूप में x² + 2ab, यानी ओनली फॉर 2x + 1। तो दोस्तों इधर का चाहिए x², इधर का चाहिए x², कट जी। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों इधर कितना आपका आ रहा है, इधर आ रहा है 2x + 1 बराबर इधर कितना बच रहा है 4x + 2। करके देख लो भाई सिंपल रूप से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है 1 2 किधर भेज दो 1 - 2, फिर 4x ये +2x है उधर भेज देंगे तो -2x, 2 में से 1 जाएगा ओनली पर कितना बचेगा -1, 4x में से 2x जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, तो दोस्तों ओनली 4 बचेगा 2x, यानी कि आपका हो जाएगा 2x + 1 = 0, -1 उधर जाएगा तो 2x + 1 = 0। ये तो होगा, इसका जो स्वरूप होना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए। कहाँ दिखाए भाई, देखो तो दिख रहा है यहाँ पर ax + b = 0 के रूप में। ठीक है, जहाँ x बिल्कुल भी क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ये होता है एक घात के समीकरण का क्या चीज, तो मानक रूप है। तो आ चुका है, यानी एक स्थान पर कौन है 2, ठीक, x + b के स्थान पर कौन है 1 = 0। तो यही दोस्तों क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। आगे भी दोस्तों दिए हैं क्या ऑप्शन, हाँ ये क्या है ऑप्शन, लेकिन ये यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑप्शन में देखिए 2 चर राशि है, एगो x², एगो 2x, लेकिन इन दोनों में जो अधिकतम घात वाला जो चर राशि है वो है x²। तो यहाँ पर जो इसका घात है वो है 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ द्विघाती समीकरण, लेकिन हमें पहचान करना है एक घात के समीकरण का। यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में दोस्तों 2 क्या है चर राशि, एगो है 5x, एगो है x²। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x² वाला जो पद है वो अधिकतम घात वाला है, जिसका मान है कितना 2, यानी कि
द्विघात समीकरण है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ ये वाला होगा। पहचान करना दोस्तों आ चुका है। बात करते हैं 14 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए आपको पता है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कितना होता है। पहले मानक रूप दोस्तों आप लोग लिख लो और देखो कि इसमें से कौन मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही होगा, जो मैच नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, यही होता है मानक रूप। क्या मैंने लिखा है भैया, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इतना में कोनो मैच कर रहा है चारों में से कोनो, देखो तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कटा देंगे। ठीक, x² तो पहले भीतर चल गया, यानी बिल्कुल भी क्या चाहिए, द्विघात नहीं है। आगे देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो चीज है वो इससे मैच कर रहा है, यानी 2 के स्थान पर a, ठीक, फिर b के स्थान पर है 4 और फिर c के स्थान पर है 2, यानी यही आपका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, तो ये भी आपका दोस्तों क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा। बात करते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर बताया जा रहा है, ये 15 नंबर का दोस्तों ऑप्शन है ये वाला, इतना 15 नंबर का ऑप्शन है ना। ठीक है, समझ के रखना आप लोग। ठीक, 15 नंबर बोल रहा है यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान इन चारों में से कौन होगा। ठीक है, तो भैया हम इसका क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे जल्दी से। देखिए यहाँ पर पूछा है मूल बराबर, तो मूल बराबर कब होगा, जब विविधकर का मान क्या होगा 0 के बराबर, b² माइनस 4ac इक्वल टू किसके होगा 0 के बराबर, यानी जब विविधकर यानी जब d बराबर हो जाए 0 के तब क्या हो सकता है भाई, मूल बराबर होगा। ठीक है, तो जो मान दिया हुआ है समीकरण में उसको रखेंगे, b है ना, तो b के स्थान पर कौन होगा, b के स्थान पर -3k, ध्यान देना भाई मोरे, b के स्थान पर -3k, तो यहाँ पर लिखेंगे -3k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है भैया मोरे, तो ए हो जाएगा 4, इना की 4x डाल देना ध्यान से। ए के मान पूछ रहे हैं हम, तो ए होगा ओनली फॉर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। सी का मान कौन है भाई, तो सी देख सकते हैं ओनली फॉर है वहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर में 0। -3k का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 के 9, 9k स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 चौके 16, 16 कम 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। फिर दोस्तों आगे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 9k² बराबर में -16 उधर जाएगा तो हो जाएगा +16। आगे हो सकता है दोस्तों ना दिखे तो यहाँ पर देखना आप लोग ध्यान से, तो लिख सकते हैं इस तरीके से k² बराबर में 16 बटा में हो जाएगा भैया का चीज, तो 9 स्क्वायर उधर भेज देना, तो इसलिए k का जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा अंडर रूट क्या करना है, मतलब स्क्वायर को उधर भेजोगे लो ना, 16/9 यहाँ पर प्लस माइनस, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी +-4/3 कहीं है इसमें चारों में से, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। तो इस तरीके से हमें दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो करना है। ठीक, 15 को खत्म, ऐसा ही फटाफट बनाना है, बिल्कुल भी दोस्तों वहां पर आप लोग को सोचना ही नहीं है। ठीक है, और ना ही दोस्तों किसी और चीज पर आप लोग को टाइम जो है वो वेस्ट करना है। बस इतना दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम बना लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चनों पर पहले से ही मेहनत कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराता वो है जो तैयारी नहीं करता है, वही घबराता है। ठीक है, अगर आप लोग की तैयारी मजबूत है, बरियार है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं। मानते हैं कि आप लोग के जिंदगी का ये पहला एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, डर थोड़ा सा लगता है, हमें भी लगा था। ठीक, लेकिन क्या कीजिएगा, कोई भी अगर इंसान अपने लाइफ में पहली बार किसी काम को स्टार्ट करता है या उसे करने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में थोड़ा सा दोस्तों डर होता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों उस काम को वो कर लेता है या उससे वो काम गुजर जाता है तो फिर उसको बिल्कुल भी दोस्तों डर नहीं लगता है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आप गाना गाना चाहते हो या स्टेज पर आप नाचना चाहते हो या दोस्तों आप पढ़ाना चाहते हो या आप किसी के पास पढ़ने जाना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या लड़की पटाना चाहते हो या लड़की से बात करना चाहते हो, पहली बार कुछ भी हो तो दोस्तों डर लगता है। डर लगता है ना, मतलब एक लड़का और किसी लड़की को प्रपोज करना चाहे जीवन में पहली बार तो थोड़ा सा डर जरूर लगेगा, लेकिन अगर 2-4 लड़की को प्रपोज कर दे तो डर खत्म। वो क्या कर सकता है, किसी को भी प्रपोज कर सकता है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे है 16 नंबर में, कौन इसमें, यदि किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो भैया क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो द्विघात बहुपद है ना, तो उनके जो आपके शून्यक है यहाँ पर, इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा और बीटा के रूप में। तो बताया जा रहा है शून्यकों का योगफल, यानी
अल्फा प्लस बीटा दिया है कहता ना, तो दिया है 2 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है कहता ना, तो देख सकते हैं -15 बनाना है का चीज, तो द्विघात बहुपद। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला देता हूँ, उसी फार्मूला की सहायता से क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं द्विघात बहुपद। तो देखिए वो फार्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का भैया मान का चाहिए तो 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, x है तो यहाँ पर x लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भैया तो -15। तो दोस्तों देखिए ये -15 है, हेजा है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हुई तो हेजा माइनस हुई, तो लिखेंगे -15। मैच करो भाई, चारों में से कौन होगा, x² माइनस 2x माइनस 15, मैच करो जल्दी। तो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 15 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 17 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तो कौन कौन समानांतर श्रेणी में है, आज जो नहीं है तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑप्शन मार लेंगे। तो देखिए मैंने बताया था ना कि अगर दोस्तों हमें जांचना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है, तो उसका जो समांतर होना चाहिए वो हर एक पद के लिए समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो इसमें जांचते हैं, यानी कि इस समानांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो है 12, फिर दूसरा पद है 16, फिर तीसरा पद है 20। तो हम लोग दूसरे में से क्या करते हैं, पहले को घटाते हैं पहला सर्वांतर प्राप्त करने के लिए। तो दूसरा का पद है 16 और 16 में से 12 को घटाएंगे कितना मिलेगा 4। ठीक, फिर दूसरा का सर्वांतर प्राप्त करते हैं, दूसरा यहां पर कितना है 20 और इसके पहले कितना है 16, तो 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा तो 4, यानी कि जो सर्वांतर है वो प्राप्त हुआ समान 4 4। ठीक, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये समानांतर श्रेणी में है। यहां देखो तो यहाँ पर दोस्तों 2 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर यानी 5 25, 25 में से 2 दूनी के 4 ना, तो 25 में से 4 जगह कितना बचेगा ओनली फॉर 21, यानी पहला सर्वांतर प्राप्त हुआ 21। इसमें देखो तो 7 7 49, ये हो गया 5 25, 49 में से अगर हम 25 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, तो 49 में से अगर दोस्तों हम 25 को हटाएंगे 9 में 5 के 9 में 5 के 4 4 में 2 के 2 24 बचेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आराम से आपका यहाँ पर आया था कितना, तो 5 25 है और 2 दूनी के 4, तो ये दोस्तों आया था 21। ठीक है, हेजा कितना आ रहा है, तो हेजा आ रहा है 24। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सर्वांतर है वो सेम नहीं है, ये पकड़ा रहा है, ये नहीं होगा समानांतर श्रेणी में। बाकी हाई देखिए तो 3a में से 1 हो जाएगा, 3a में से 1 a जाएगा तो कितना बचेगा 2a। ठीक, पहला सर्वांतर 2a प्राप्त हुआ, समझ रहे हैं। फिर 5 में से 3 जाएगा तो फिर प्राप्त होगा 2 है, यानी कि यह समानांतर श्रेणी में है। हाई देखिए तब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, सर्वांतर सेम प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 में। इसमें बताया जा रहा है समानांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 डॉट का सर्वांतर है। सर्वांतर पूछा है भाई, तो सर्वांतर पूछा है तो क्या करेंगे भैया घटाएंगे ना। तो आप लोग को हो सकता है नीचे नहीं दिखे, जल्दी से बताते हैं, इधर दिखने के प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आप लोग को टोटल मैं 30 ऑब्जेक्टिव लेकर चला हूँ, बाकी दोस्तों मैं आप लोग को कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारा करा दूंगा जैसे तैसे है, हम आप लोग को दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से करा देंगे। √8 है, √8 यानी कि हम लोग दूसरे में से क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो √8 माइनस √2 कैसे घटाओगे कैसे, ऐसे घटाना, 8 को तोड़ना है आप लोग, क्या होगा 4 दूनी के 8 माइनस ही कितना होगा √2, 4 के वर्गमूल कितना हुई 2 √2 माइनस √2। ठीक है, हेजा कौगो है √2, 2 का मतलब हुआ कि √2 कौगो है 2 गो, हेजा √2 कौगो है 1 गो, तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो ओनली फॉर √2, तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो बचेगा ओनली फॉर √2। तो सर्वांतर प्राप्त होगा कितना, तो √2। ये वाला ऑप्शन नंबर बी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यही आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर में देखिए बताया जा रहा है कौन, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। x का मान भैया पूछा है, यानी कि 3 गो पद है समानांतर श्रेणी का, इस समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। तो लिख लेंगे a3 बराबर a + 2d। देखिए a3 कौन है यहाँ पर, a3 है दोस्तों 4x + 1, तो यहाँ पर ले लेंगे 4x + 1 बराबर में a कौन है, तो a दोस्तों दिया हुआ है x + 2, तो लिखेंगे x
प्लस 2 फिर प्लस 2d, डी को ऐसा ही छोड़ देंगे, कुछ छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 4x है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दोस्तों लेकर चलेंगे 2d के लेकर चलते हैं बराबर में 2d के बराबर अगर लेकर चलेंगे तो ये 4x है, इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x में से एक x जाएगा तो बचेगा ओनली फॉर 3x, प्लस 1 है, ये प्लस 2 है, प्लस 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 1 और माइनस 2, 2 में से एक जाएगा तो ओनली फॉर बचेगा -1, यानी 3x माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों तो 2d के बराबर इसको रखना है आप लोग ध्यान से। फिर क्या करते हैं, हम a2 लेकर चलते हैं, तो a2 बराबर होता है a प्लस d, तो दोस्तों हम लोग a प्लस डी के रूप में ले लिए, हो सकता है आप लोग को दिखे या ना दिखे। तो a2 का मान दिया हुआ है कितना, तो 3x, तो लेंगे 3x बराबर a का मान दिया हुआ है x प्लस 2 प्लस कितना है d, ठीक है। क्या करो ना कि इसको d के बराबर कर दो आप लोग, चूंकि d बराबर, इसको d के बराबर 2 चल जाएगा नीचे, 3x माइनस 1 बटा 2, समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं हम, d के बराबर 3x माइनस 1 बटा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3x यहाँ पर है बराबर में x, तो 3x माइनस x बराबर 2 प्लस d, 3 में से एक x जाएगा तो बचेगा 2x, इधर हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा d। तो हाई देखो दोस्तों, ये जो है d इसके बराबर है और ये जो है d ये इसके बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से 3x माइनस 1 बटा 2 बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2x माइनस 2। मेरी बात को समझना जो हम बता रहे हैं, d इसके बराबर है, ये d इसके बराबर है, जब सर्वांतर क्या है, समान है, यानी समानांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर समान होगा, तो जब सर्वांतर समान है तो दोनों पक्ष भी क्या होंगे, जब RHS बराबर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मतलब d दोनों का मान बराबर है, d जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब आगे इसका कैलकुलेशन है, आगे करते हैं कैलकुलेशन, तो 3x माइनस 1 बराबर में मिल जाएगा यहाँ पर 2 दूनी के 4x माइनस 2 दूनी के 4x माइनस 3x बराबर, ये देखिए -4 है, इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हो जाएगा -1 प्लस 4, इस तरीके से 4x माइनस 3x क्या बचेगा भाई, ओनली फॉर x, यहाँ पर क्या चाहिए -1 प्लस 4, 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3, x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे जैसे बताया ना वैसे ही करना आप लोग, ठीक, समझ में आया आप लोग को। आगे देखो तो कौन है भाई, 20 नंबर में बताया जा रहा है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू किसके होता है, ठीक है, 4 का ऑप्शन है, तो कुछ नहीं सबका मान रखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 1/√3, ठीक है, गुना ये देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 गुना, फिर देखिए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोस्तों जो tan 60 डिग्री का मान होगा उसका उल्टा कॉट 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉट जो 60 डिग्री का मान होगा वो दोस्तों होगा कितना, तो 1/√3, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, तो उलट देंगे तो हो जाएगा 1/√3। फिर देखिए कॉसेक 30 डिग्री, तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही उल्टा कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो कहीं ना कहीं कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 2, ठीक। तो क्या करेंगे, हाई दू खत्म, 1/√3 से फिर 1/√3 को गुणा किया जाए तो आएगा ओनली फॉर 1/3, तो देखो तो कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गया कैसे हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, कौन है, तो 21 नंबर में पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, बहुत इजी 10वां पद पूछा है भैया, तो लिखेंगे a10 बराबर क्या होला, a10 बराबर a प्लस 9d, ठीक है, 10वें पद में पूछा है, तो इसमें देखिए प्रथम पद आपको मिल जाएगा, प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद 10 है, यानी इसको a बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 प्लस 9, d कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सिंपल है, हम लोग दूसरे में से पहले को घटा कर निकालेंगे, तो दूसरा का कौन है 7 माइनस पहला कौन है 10, 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -3, यहाँ कितना लिखा आएगा -3 बराबर कितना होगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 27, घटाएंगे कितना बचेगा -17, यानी जो 10वां पद होगा -17, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। 22 नंबर में बताया जा रहा है
समानांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है, यानी कि आपको पदों की संख्या बताना है, कौन सा पद 47 है। तो भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमको पदों की संख्या पता नहीं है, तो पदों की संख्या पता नहीं है तो हो जाएगा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया है, कौन सा पद 47 है, तो इसका मान दिया हुआ है 47 बराबर प्रथम पद ले लेंगे 2 को, तो लेंगे यहाँ पर 2 प्लस हमें पता नहीं है इनका मान, छोड़ देंगे। डी कितना है भाई, तो देखो दोस्तों ये जो दूसरा है ना 7, तो 7 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर्वांतर 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपली रूप से, हाई प्लस 2 है इधर लेकर चल जाइए तो बचेगा 45, ठीक। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, n माइनस 1 आई इंटू 5 है तो 45, तो 9 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, ये गुणम है ना, दोनों कट जाएगा, ये गुणम है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 45 कट गया, तो 9 बराबर n माइनस 1, इसलिए n का जो मान होगा -1 उधर जाएगा, 9 और 1 10, यानी 10वां पद 47 होगा। कौन दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 10वां पद। बात करते हैं 23 नंबर में कि 23 नंबर में आपका कौन होगा। दोस्तों 23 नंबर में बताया जा रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल है, पूछा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। अंतिम दोस्तों पता नहीं है आपको कि जो अंतिम संख्या है वो कितना है, बस पूछ रहा है सिंपल रूप से ना कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल है। तो आपको पता है कि जो 10वां विषम संख्या होता है वो कौन है दोस्तों, अगर पता रहता कि जो 10वां विषम संख्या है वो कौन है, तो उस स्थिति में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में n/2 + 1 का होल स्क्वायर करके उसका मान निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल रूप से पूछ रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना है, तो इसका बस सिंपली है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जितना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, मान के चलते हैं कि n बराबर 10, यानी कि पूछ रहा है कि 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 × 100 होगा, यानी 10 गो विषम संख्याओं को अगर आप योग करोगे तो उसका योग निकलेगा 100, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा राइट। समझ में आ गया, कितना पूछ रहा था 10 विषम संख्या होगा योगफल, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, यानी n बराबर 10 होगा तो n का स्क्वायर होगा तो 10 × 100, यानी कि 100 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 24 नंबर में, समझ रहे हैं आप लोग। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn = 2n + 5 तो t4 कितना होगा। तो भाई मोर ये भी कितना सिंपल है, दिया है tn बराबर कितना 2n + 5। बिहार बोर्ड द्वारा पूछा हुआ मॉडल क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव कबार के बिग दो कि हम बिग देंगे, ठीक है। जितना तुमको जान लगाना है तुम लगा लो, हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, हार नहीं मान सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन कर लेंगे। और ऐसा ही दोस्तों जितना दोस्तों आप लोग अच्छा बेहतर आप इस मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, उतना ही बेहतर आप लोग फाइनल एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो मार्क्स है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से 85% से भी ज्यादा आए, ठीक है। आगे देख सकते हैं, पूछा है काची भैया, तो पूछा है यहाँ पर यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो t4, तो भैया n का मान दिया है ना 4 है, तो लिखेंगे t4, तो कहीं ना कहीं इस n का स्थान पर कितना आएगा 4, तो लेंगे 2 × 4 + 5, तो t4 बराबर 4 दूनी क्या है 8, 8 × 5 13 आएगा, 13 है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक। फिर देखो तो पूछा जा रहा है 25 नंबर में px = x⁵ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px/gx का जो घात है वो कितना है बताना है। दे दीजिए भाग x + 1, ठीक। कितना है भाई आपका px, तो x⁵ + 1 9th क्लास में सीखे होंगे कैसे भाग देते हैं। x⁵ 5 है, भाजक का पहला पद x, भाग देंगे कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा x⁴, x⁴ क्या होगा, तो x⁴ जो होगा वो दोस्तों आपका भागफल कहलाएगा ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। x⁴ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁵ आप प्लस, फिर क्या करेंगे कि x⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा x⁴। चिन्ह चेंज करेंगे तो ऐसे होगा, ये दोनों कटा देंगे, इसका चिन्ह चेंज है तो यहाँ पर उतरेगा -x⁴, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब नहीं कुछ उतरेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं +1 है, +1 उतरेगा, +1 उतरेगा, क्योंकि आपका पहले ये उतरेगा तब ये उतरेगा। फिर क्या करेंगे -x⁴, यहाँ पर हो जाएगा -x⁴, और फिर x से भाग देंगे कितना बचेगा, तो -x⁴ बचेगा, -x⁴ भैया, तो यहाँ पर लिखेंगे -x⁴, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। माइनस एक्स के पावर क्यूब को x से गुणा करोगे तो आएगा माइनस एक्स के पावर 4, फिर माइनस एक्स के पावर क्यूब को प्लस 1 से गुणा कीजिएगा तो आएगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका कट जाएगा, तो ये प्लस के रूप में है तो यहाँ पर उतरेगा एक्स क्यूब, फिर हाई प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे, तो फिर यहाँ पर मैं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिर क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। फिर यहाँ पर कितना है, एक्स क्यू प्लस 1, तो दोस्तों एक्स क्यू प्लस 1, फिर हम लोग कटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो एक्स, हाँ ये वाला एक्स इसी से कटाएंगे, माइनस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, तो क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर को दोनों से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब है, अब फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज, हाई कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पर, तो दोस्तों ओनली 4 बचेगा, हाई पहले लिखे थे कितना यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भाग दिए थे माइनस एक्स स्क्वायर को x से, तो आया था माइनस एक्स, इसको मिटा दीजिए, माइनस एक्स आया था, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स को x से गुणा किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स को प्लस 1 से गुणा किए तो प्लस माइनस माइनस है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x, चिन्ह चेंज करेंगे तो दोस्तों हाई कट जाएगा तो नीचे उतरेगा कितना, तो x, ठीक, अब फिर हाई का चाहिए प्लस 1 तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1, तो यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यानी कि एक बार में क्या होगा, एक बार में हाई और हाई खत्म। समझ रहे हैं आप लोग, सीखे होंगे 9 क्लास में कैसे इसका करना है, ठीक ना, खत्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 0, लेकिन यहाँ पर क्या चीज पूछा है, यहाँ पर पूछा है घात, तो घात कितना प्राप्त हो रहा है, 4 है ना, भागफल का घात कितना है, भाग देने पर घात कितना प्राप्त हो रहा है, अधिकतम, इना के 3 2 यहाँ पर लिख देना, अधिकतम घात तो 4, तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा बस। तो देखो ना, उतना लेकर जाना नहीं है बिल्कुल भी, हम नीचे उतना क्यों कटाएंगे, हमको बिल्कुल भी आगे नहीं कटाना है, बस हमें यहाँ पर देखना है कि ये आपका मानक रूप में प्राप्त होबे करेगा, मानक रूप में। अब इसके आगे आप बढ़ रहे हैं तब जितना भी आपका वो घात यहाँ पर मिल रहा है वो तो आपको कम ही मिल रहा है, न्यूनतम ही मिल रहा है, हमें मतलब है यहाँ पर आपके भागफल के जो चर राशि का अधिकतम घात है उसी से। तो चर राशि का जो अधिकतम घात है वो तो फर्स्ट स्टेज में ही प्राप्त हो जा रहा है, कितना, तो 4। तो आगे कैलकुलेशन करने से क्या फायदा, आप लोग मत करना, मैं आप लोगों को करके दिखाया हूँ कि हाँ वास्तव में इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो घात है वो बता सकते हैं ना। तो आप लोग सस्पेंस करते हैं कि कॉमना का मतलब इसमें लिखना है, शेषफल का लिखना है कि भागफल का लिखना है, तो शेषफल तो 0 आया है जो कि 0 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी शेषफल का नहीं लिखेंगे, भागफल का जो अधिकतम घात है उसी को लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो दोस्तों क्वेश्चन है उसमें कौन है आपका, तो देख सकते हैं, यदि बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो देखो ना भाई, जहां पर x का मान है वहां पर -3 को रख दो, अगर 0 प्राप्त होगा तो गुणनखंड होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। देखिए हाई x प्लस 3 है ना, तो x के स्थान पर -3 को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, एक रे होगा गुणनखंड, ऑप्शन नंबर ए का इसी का होगा। ठीक ना, जो -3 होगा वह इसी बहुपद का गुणनखंड होगा। हेजा रखोगे -3 तो -3 हो जाएगा -1, हेजा रखोगे तो -3 + √3, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी क्या होगा, इसको शून्य नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर होगा -3 √3, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, खत्म। 27 नंबर में बताया जा रहा है 2x - 5y का एक हल है। दोस्तों ये गलती लग रहा है, देखिए इसको ऐसे होगा 2x - 5y बराबर 7, ये होगा ना, आप लोगों को पीडीएफ में दिया होगा 2x - 5y बराबर 7। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, बस हम लोग क्या करेंगे, x और y के स्थान पर उसका मान रखेंगे, अगर 7 के बराबर आएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो गलती है, तो रख के चेक कीजिए आप लोग। देखिए -6 को रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी -12, और 1 को रखेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, यही का तो हो जाएगा। -6 रखिए तो 6 दूनी के 12, -12, फिर माइनस y के स्थान पर 1, तो 1 रखेंगे तो 1 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि 12 5 17 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। इसको रख कर देखो तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, और फिर y के स्थान पर रखेंगे 1, तो 6 में से 5 जाएगा तो एक ओनली फॉर 1 बचेगा, चाहिए कितना, तो 7 चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसको लेकर देखो तो कितना हो सकता है,
तो दोस्तों x बराबर -1 है तो -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो आएगा कितना, तो -2। फिर यहाँ पर y बराबर 1 है तो रखेंगे, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो करके देखें क्या, y बराबर 1 नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं होगा, इसको रख के देखो, इसको डी नंबर का x बराबर 6 तो 6 दूनी के 12, y के स्थान पर है 1 तो 5 कम 5, 12 में से 5 गया 7 बराबर 7, हाई होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई वाला। ठीक ना, आसान क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पर, तो 28 नंबर पे। 28 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। तो दोस्तों देखिए, जो भी बिंदु x अक्ष पर उपस्थित रहता है तो उसका जो निर्देशांक होता है वो होता है x, 0 के रूप में। तो x के स्थान पर कितना है, यानी x बराबर कितना है 4, यानी यह होगा 4, 0 के रूप में। तो देखो तो कहीं मिल रहा है 4,0, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर बताया जा रहा है समानांतर श्रेणी इतना यानी 2, 6, 10, 14 के लिए a20 - a10 का मान है। तो सिंपल रूप से क्या करते हैं, a20 निकाल लेते हैं। तो a20 बराबर क्या होगा, तो a + 19d, a + 19d, a कितना हो जाएगा प्रथम पद, तो a होगा 2, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, + 19, d का मान कितना होगा, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4। तो फिर यहाँ पर दोस्तों जोड़ देंगे, तो 19 चौके 76 और 2 हो जाएगा 78, तो यहाँ पर लिख लेंगे 78। ठीक, अब चाहिए हमको क्या चीज, तो a10, तो a10 बराबर हो जाएगा a + 9d, तो a के स्थान पर 2 + 9, d का स्थान पर 4। ठीक, क्या करेंगे, 4 9 36 है 2 38, तो यहाँ पर ले लेंगे 38। ठीक है, तो दोस्तों चाहिए क्या चाहिए, a20 - a10, तो a20 है 78, a10 है कितना, तो 38, 70 में से 30 जाए कितना बची, 40 बची। ऑप्शन दोस्तों देना भूल गए हैं। ठीक है, आप लोग मिला ना, इसका जो ऑप्शन है वो दिया जा रहा है 50, 40, 20, 10। इसका ऑप्शन दोस्तों दिया जा रहा है, कहाँ पर लिख दें, 50 दे रहा है एक में, ए नंबर में 50 दे रहा है, बी नंबर में 40 दे रहा है, और सी नंबर में 20 दे रहा है, और डी नंबर में 10 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि 40 आ रहा है। अब चलते 30 नंबर में। बताया जा रहा है इसमें समीकरणों 5x - 15y बराबर 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी। यहाँ पर दोस्तों 2 होगा, ठीक ना, मिटा गया है। ऐसी 2 रेखाएं होंगी जो समपाती है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या करते हैं, चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x - 15y बराबर में 8। जो दूसरा है वो दिया हुआ है 3x - 9y बराबर में दिया है 24/5। ठीक, क्या करते हैं, यहाँ पर a1 होगा, यहाँ पर a2 होगा, तो लिखते हैं हम लोग अच्छी 5, यानी a1/a2 5/3। ठीक, फिर देखिए a1/a2 का जो मान है वो निकल रहा है 5/3। फिर क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 बराबर -15। ठीक, b2 कितना है, -9, तो यहाँ पर ले लेंगे -9। तो दोस्तों देखिए कटेगा 3 5 15, तितरी के 9, माइनस खत्म। इसमें भी 5/3, इसमें भी 5/3। कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के। तो जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तो उस स्थिति में जो आपके समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो वो समांतर होंगी। ठीक है, ये समानांतर होंगी। और जब यहाँ पर नॉट इक्वल होता तो प्रतिच्छेदी होती, और जब तीनों बराबर होता है तो समपाती होती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, समानांतर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो आपके मॉडल क्वेश्चन में उपस्थित जो प्रश्न है उसे दोस्तों मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। यही वीडियो दोस्तों काफी लॉन्ग हो चुकी है, तो 30 के आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगा। अगर जो बच्चे को वीडियो नहीं मिल पाएगा तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से क्या करिएगा कि आप लोग लिंक की सहायता से ओपन करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके आगे के कुल जितने सारे सब्जेक्टिव होंगे उसे भी दोस्तों मैं आप लोग के लिए सोल्व करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।